एक घटना 2 अप्रैल 2018 में स्थान था भारत का संसद मार्ग। तो वहां एक सज्जन आए, उन्होंने कहा एक एमपी साहब हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। उनका नाम था जनक कुमार, एससी समाज से थे, गोपालगंज बिहार से लोकसभा के बीजेपी के सांसद थे। तो हमने कहा जो सांसद है बुलाओ ऊपर, क्योंकि लाखों आदमी था उस दिन, भारत बंद था। तो आया, आने के बाद उन्होंने जो शुरू किया तो मैंने उन्हें रोका। मैंने कि आप एक बात बताइए, हमारा एक भाई सहारनपुर की जेल में बंद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर रासुका लगाकर उसे जेल में रखा हुआ है। आप समाज के सांसद हैं, आपने क्या आवाज उठाई लोकसभा में? जवाब था नहीं। तो मैंने कहा जब आप समाज की आवाज नहीं उठा सकते तो आपको समाज के मंच पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप नीचे उतरिए। ये वीडियो लोड है, अपने घर में मोबाइल खोलेंगे और केपी चौधरी डालेंगे तो उसमें आ जाएगा, अब देखिएगा। जब कनाडा पार्लियामेंट में वहां के डिफेंस मिनिस्टर सज्जन सिंह ने हमें रिसीव किया एज ए चीफ गेस्ट, तो हमने उन सांसदों से पूछा कि भाई ये बताओ कि जब एक लाल सिंह नाम का आदमी इंडिया में ड्राइवर करता है, ड्राइवर का काम करता है, तो उसके पास ना घर होता, ना उसके पास में बेचारे के बच्चों को पढ़ने के लिए। लेकिन वही लाल सिंह जब कनाडा में आ जाता है, वहां भी अंगूठा छाप होता है, ड्राइवर ही होता है। लेकिन कनाडा में आने के बाद उसके पास में एक बढ़िया 3-4 गाड़ियां होती हैं, 10 करोड़ का घर होता है, उसके बच्चे कनाडा की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ते। लाल सिंह पंजाब में भी ड्राइवर था और लाल सिंह कनाडा में भी ड्राइवर है। लाल सिंह पंजाब में भी अंगूठा छाप था और लाल सिंह आज कनाडा में अंगूठा छाप है। देश बदला है, वो वहां भी ड्राइवर था, यहां भी ड्राइवर है। इस देश के बदलने से अगर किसी के जीवन में इतना सुधार आ सकता है तो मुझे लगता है कि आपकी सरकार को अपने संशोधन करने चाहिए, अपने वीजा रूल्स को रिलैक्स करना चाहिए। आपके पास काम करने के लिए लोग नहीं है, मेरे समाज के लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो आप अपने वीजा रूल्स को रिलैक्स करिए, मेरे लोगों को कनाडा बुलाइए, आपको काम करने वाले लोग मिलेंगे, मेरे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी आपके वीडियो में जब आप मोबाइल में देखेंगे तो ये भी लोड है, सुन लीजिएगा। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि एक बात बताइए, आप मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं कनाडा में, आप कहते हैं 35 लाख उसके खाते में होने चाहिए, मेरे बच्चों के पास तो 5 रुपए भी खाते में नहीं होते, तो मेरे बच्चे कनाडा कैसे पढ़ने आएंगे मेरे समाज के? भाई आप इसमें जो 90% एंड एबव नंबर बच्चे लेकर आ रहे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप दीजिए, जिससे कि ये गरीब समाज के बच्चे भी कनाडा की धरती पर आकर के अपनी पढ़ाई कर सकें। खुशी की बात यह कि सरकार ने इस प्रस्ताव को माना और उन्होंने इसमें रूल्स को चेंज करके 90% एंड एबव बच्चे जो नंबर लेकर आ रहे हैं उनको 100% की स्कॉलरशिप देने का एक फैसला लिया। मैंने ब्रिटिश की पार्लियामेंट में कहा कि ये इंडिया नहीं है जी, इंडिया देखना तो भारत के गांव में जाना पड़ेगा, जहां लोग रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत मान क्या होता जानते नहीं। वहां 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 60 एमपीज वहां बैठे हुए थे। ये नहीं है इंडिया, इंडिया के लिए तो गांव में जाकर देखना पड़ेगा आपको। एक मिनिस्टर थे भारत सरकार के, स्वास्थ्य मंत्री, अंबेडकर भवन पे 14 अप्रैल का कार्यक्रम था। उन्होंने बोला कि वो भारत में इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आया है, वो इतना ही बोला था तो नीचे 10-1 हजार आदमी थे, उन्होंने जो जूते चप्पल निकाल करके फेंकने शुरू किए तो स्पीच तो खत्म ही हो गई। पुलिस सिक्योरिटी में बड़ी मुश्किल से उनको वहां से निकाला गया। मंत्री जी का नाम था हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। देखिए साहब, हम तो बदनाम है इस बात के लिए, सरकार की नौकरी में थे तो हमको जो जेल भेजा गया इसलिए भेजा गया कि रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो भाई? डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे के नारे क्यों लगा रहे हो भाई? समाज की आवाज क्यों उठा रहे हो? यानी नौकरी में जब नहीं थे, अम्बेडकर छात्रावास में इसमें रहते थे नुमाश मैदान में, तो यहाँ पर हमने डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी संघ बनाया, यहाँ पर हमने एक पुस्तकालय बनाया बाबा साहब के नाम पर इसी हॉस्टल में। जब मेरठ हम गए तो मेरठ का हॉस्टल ही खत्म कर दिया, कुमार आश्रम, उसके लिए संघर्ष किया, प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, संघर्ष हुआ, संघर्ष में जीते और आज भी वहां 100-150 बच्चे समाज के कुमार आश्रम छात्रावास में रह रहे हैं। तो कहना है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। जब नौकरी में नहीं आए थे, पढ़ते थे, तब भी यही हाल था, नौकरी में रहे 37 साल तब भी आवाज उठाते रहे। और ये जितनी घटनाओं की बात कर रहे हैं, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलने की बात रही हो
और चाहे यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है वहां पे बात करने की बात रही हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में बात करें, चाहे रामला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बात रही हो, चाहे तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने की बात रही हो, और चाहे किसी को मंच से उतारने की बात रही हो, चढ़ाने की बात रही हो, ये नौकरी में रहते हुए किया गया। अब क्या हुआ कि जयंत चौधरी जी एक दिन हमारे कार्यालय में आए, उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आप आइए, बहुत अवसर है यहाँ काम करने का, खुला अवसर है। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई अपने महासंघ की, जिसमें स्टेट बैंक भी, GIC भी, LIC भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, सारे देश के नेता बुलाए। हमने कहा एक ऑफर आया है जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, कि आप आइए, आप ज्वाइन करिए। तो लोगों ने कहा कि देखो, अगर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बनती तो अंबेडकर पार्क लखनऊ में कभी नहीं बनता, बुद्धा यूनिवर्सिटी कभी भी नोएडा में नहीं बनती, नहीं अंबेडकर, अगर वो नोएडा का पार्क कभी नहीं बनता, सुनो मेरी बात, कभी भी नोएडा की जो बुद्धा यूनिवर्सिटी थी वो कभी नहीं बनती, जितने स्कूल कॉलेज उन्होंने बनाए कभी नहीं बनते, महापुरुषों के नाम पे जिले के नाम कभी नहीं रखे जाते, ये कड़वा सच। इसका मतलब ये है कि चौधरी जी आप समाज सेवा जो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप, समझे नहीं बात, आप सत्ता की जो कुंजी है उसको हाथ में नहीं लेते हो तब तक लोगों का भला जो लोग उम्मीद करते हैं वो नहीं होगा। जैसे बुलंदशहर से लोग आते हैं, कोई सस्पेंड हो रहा है टीचर्स, कोई लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी की जमीन हड़पी जा रही है, एक तो गांव की ट्वेल ही नहीं चल रही थी यहाँ 10 साल से, वो लोग चक्कर काट रहे थे। कमीशन के लोगों ने कहा कि आप इस नंबर से बात करो, ये आदमी मेरे पास आए, मैंने कलेक्टर से फोन पे बात की, वो ब्राह्मण था कलेक्टर उस समय यहाँ, तो मैंने कहा भाई तुमने ब्राह्मणों की सारी 12 चला रखी है बुलंदशहर में, ये SC लोगों की तुमने 12 क्या, तुम ब्राह्मण होकर कलेक्टर हो, तुमने संविधान की शपथ ली है, कह रहा जी कल 11 बजे भेज दीजिएगा, मैं कल ही इसको चलवा दूंगा। तो अगले दिन ही 12 उनकी 10 साल से जो बनती चल गई, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है वो नहीं चलने दे रहे थे, क्योंकि खेत उनके बीच में आ रहा था और वो अपना पानी अपने मतलब अपने भाव पे बेचते थे, और इसलिए क्या, तो ऐसा जब ये लोग मेरे पास भी आते हैं तो मुझे भी सरकार के लोगों से ही बात करनी पड़ती है। आयोग क्या है? सरकार। सरकार किसकी है? बीजेपी की। आयोग किसका है? बीजेपी का। तो मैं भी बीजेपी के जो आदमी बीजेपी ने बैठा रखा है मैं उससे तो बात करता हूं कि यार इस सबके साथ ये ज्यादती हो रही है, इसको जरा देखिए, जरा नोटिस करिए, कलेक्टर को बुलाइए, कमिश्नर को बुलाइए, DGP को बुलाइए उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के DGP को बुलाइए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए। ओवरऑल बात फिर भी वहीं जाके पड़ती है, आप बात समझिएगा। अब इसमें कहानी ये आई कि भाई ऐसा है कि हमने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने हमको पहले राष्ट्रीय सचिव बना दिया, कुछ समय बाद हमको आगे करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो मेरा कहना खाली ये था आपसे कि अभी जो बात आई चुनाव लड़ने वाली, देखिए चुनाव लड़ने के लिए पूरा भारत पड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम और SC का वोट अगर मिलेगा तो 100% आदमी जीत जाएगा। और यहां एक और समस्या है कि इस लोकसभा के अंदर ये जो सीट है इसका जो सेटअप बना हुआ है वो सेटअप इस टाइप का है कि अगर आप बीजेपी से लड़ते हैं तो आपके लड़ने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हैं, और अगर आप उसके अलावा लड़ते हैं तो आपके हार के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जब मैं UNO को एड्रेस करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बुलंदशहर का मैं पैदा हुआ और मैं यहाँ तक पहुंचा, जब मैं न्यूयॉर्क में मीटिंग एड्रेस करता हूं, जापान में मीटिंग एड्रेस करता हूं या ब्रिटिश पार्लियामेंट में एड्रेस करता हूं, तो मेरे ऊपर भी इस जन्मभूमि का, मैं ये मानता हूं कि इस जन्मभूमि की वजह से मैं वहां तक पहुंचा। तो मैंने तय किया कि मेरा जिला जिसका नाम बुलंद है और दिल्ली से सिर्फ 60, 70, 80 किलोमीटर पर, उसका नाम तो बुलंद है, लेकिन जब मैं BSc कर रहा था IP कॉलेज पर, डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में रहता था 78-80 में, मैं आज भी देखता हूं कोई खास परिवर्तन आज भी यहां पर नहीं हुआ। मुझे भी इस बात का बहुत दर्द है, मैं अपने जिले को वास्तव में बुलंद बनाना चाहता हूं आप सबके सहयोग से। अगर आप सब लोग, सुनो मेरी बात, आप सब लोग, अगर आप सब लोग, देखिए मेरा कहना यह है आप सब लोगों से, मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ और 80 में BSc पास करके यहां से चला गया, जो प्रैक्टिकल बात। मेरे घर पे जो, जैसे हमारे ये बहनोई साहब बैठे हैं, गजेंद्र जी, ये भी किसान परिवार से हैं, हमारा भी घर किसान परिवार में, जैसा भी आपने कहा, किसान परिवार में गिना जाता है। बल्कि शादी ब्याह जब होते थे तो मैं अपने घर में सुनता था, अच्छा जी कि हमारी ताई थी वो इलना की थी, वो किसान परिवार की थी, हमारी जो मम्मी है पाली की थी वो भी किसान परिवार की थी, पर हमारी चाची जो है वो, तो उसे वो ताना देते थे कि ये तो यार
समझे नहीं बात आप? हमारी जो दादी थी वो भी, हमारी जो मतलब सारे जितने बड़े तो किसान परिवार के जो भी समाज पे जमीन जहां जहां भी थी, तो शादी करते समय इस बात का भी थोड़ा ध्यान लोग रखते हैं। ऊंचे गांव में हमने एक शादी कराई थी डॉक्टर राहुल दीपांकर की बहन की, तो वो उन्हें कहा हमें नौकरी चाहिए पर लड़का जमींदार घर का चाहिए, समझे? और वो ढूंढने में हमें दिक्कत भी आई। एनीवे ये अलग बात हो गई। मेरा कहना ये है आप लोगों से कि देखिए, मैं 80 में बोलूं साहब, मैं बीएससी करने के बाद में, और मैं फिर बाहर पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे देश में घूमता रहा। आज फिर 2-3 साल से हमारे जो टीचर एसोसिएशन के साथी हैं, मैं इनका विशेष आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 3-4 साल पहले मुझे बुलाया। पूरे जिले के माध्यमिक शिक्षा के और बेसिक शिक्षा के जितने भी हमारे टीचर संगठन हैं, उनके हजारों लोग यहाँ पर आए। और अभी मेरा ख्याल 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इन्होंने मुझसे कहा कि जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस को आपको लाना है यहाँ पे और आपको आयोग को लेकर आना है। तो इन्होंने कहा, और मैं आयोग की मेंबर जो यूपी की इंचार्ज हैं, लोकसभा मिश्रिक से वो एमपी भी रही हैं पिछली लोकसभा में, डॉक्टर अंजू बाला, वो आई, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर के जी बालाकृष्ण साहब आए। और अभी 2 महीने पहले हमने यहीं पर एक बड़ा प्रोग्राम वहां पर हुआ, तब भी ये चर्चा हुई। उसके बाद में एक यहाँ पर इसी होटल में पीछे की साइड में शायद एक हॉल है, उसके अंदर हम लोग बैठे और ये तय हुआ कि केपी चौधरी साहब को हर हालत में यहाँ से लोकसभा लड़ना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ बाबूजी, आप कह रहे हैं, देखिए दिल में मेरे भी एक भाव है, दिल में मेरी भी एक इच्छा है। मेरी इच्छा देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, मेरी इच्छा इसलिए नहीं है कि मैं लोकसभा का एमपी बनूं। मेरी इच्छा यह है कि मेरी जो कर्म भूमि, जन्मभूमि, जो मेरी जहां मैं पैदा हुआ हूं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। आज की डेट में जो लोग दिल्ली आते हैं मेरे पास में, मेरा ख्याल है काफी लोग मुझे जानते हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से मैं आज उनके आशीर्वाद से एक बहुत सक्षम व्यक्ति के रूप में भारत में गिना जाता हूं। लोग मंत्रियों से मिलने जाते हैं, मंत्री मेरे पास मिलने आ जाते हैं। अब आप मेरी सक्षमता का इसे अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा के एमपी मुझसे मिलने आ जाते हैं मेरे पास के, चौधरी साहब हम आ रहे हैं। कई बार उनके काम मुझे करने पड़ते हैं, वो मंत्री होकर के भी अपने काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो मंत्री हैं, उसके बाद भी उनके काम भी कई बार मेरी तरफ आ जाते हैं। तो बाबा साहब का विशेष आशीर्वाद मैं ये मानता हूं कि मेरे ऊपर है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक क्लॉज फिर आती है कि अगर बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बनती, तो जो आंदोलन को दिशा दी गई, जो रास्ता बना, जो मान सम्मान बढ़ा, समाज के लिए जो काम हुआ, वो शायद ना हो पाता। पिछले दिनों हमारे एक साथी हैं, उनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम। तो जब उनका इस्तीफा हुआ तो मैं वो साथ साथ वहां उनके घर पे बैठे, मैंने उनसे कहा, उस तरह से फोन आया केजरीवाल का कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मैंने कहा इस्तीफा मत दीजिएगा, इसको बर्खास्त करने दीजिएगा। आगे इसमें दम है, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के बर्खास्त कर सकता है तो इसे कर दे दीजिएगा। नटशेल में क्या हुआ, वो इतने डर गए कि उन्होंने अंदर गए और जाकर के इंडिया, जो टुडे इंडिया टीवी जो था, उसको जाकर के इस्तीफा डिक्लेयर हो गया, इस्तीफा चला गया। तो अब सवाल इस बात का है कि जब वो मंत्री थे, मैंने उनसे कहा कि यार बाबा साहब अम्बेडकर का जो भवन है पर उसकी हालत ठीक नहीं है, तुम वेलफेयर मिनिस्टर हो दिल्ली सरकार के, इसमें तुम 500 करोड़ रुपए सैंक्शन करो, तुम्हारी कलम से हो सकता है, तुम्हारे हाथ का काम है, तुम मंत्री हो उस विभाग के, और 500 करोड़ सैंक्शन करिएगा। ऊपर जो मिनिस्टर बैठा है उससे मैं बात करके नहीं कि अप्रूव करा दूंगा, लेकिन ये आप प्रस्ताव बना करके दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे दो, तो मैं थावरचंद गहलोत जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है उससे इसका अप्रूवल कराकर आपको देता हूं। और आप बाबा साहब के इस भवन को, जो बाबा साहब ने 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके बनाया था, इसको हम चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल का एक बने। वो मंत्री रहे, मैंने कहा यार एक एससी कमीशन तो बनाओ, दिल्ली के लोगों के लिए एससी कमीशन नहीं है, एससी के लोग इतने सारे हैं, एसटी कमीशन नहीं है यार, कम से कम ये तो करो, तुम्हारी मंत्रालय का काम है। लेकिन वो नहीं हो पाया। कई बार लोग बात करते हैं काश केपी चौधरी उस जगह होते तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ अपनी कलम से सैंक्शन करते और अम्बेडकर भवन को ऐतिहासिक बना देते। इस सवाल आते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये विचार है कि अगर मेरे समाज के लोग, मेरे जिले के लोग, अगर मेरे जिले के लोग दिल से ये, जैसा आज एक विचार आया, मुझे भी बड़ा एक होता है ना, एक हौसला बढ़ता है। आपने कई लोगों ने कहा, जिम्मेदार लोगों ने कहा कि नहीं साहब अपनी पोजीशन को आप क्लियर करिए, तो मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मेरे जिले के लोग जो फैसला लेंगे, मैं उस फैसले के साथ अडिग हूं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा रहूंगा।
और आप लोग कहेंगे कि भाई ये जिम्मेदारी के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से मैं एक डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति हूं और जो ठान लेता हूं उसे, और मुझे बाबा साहब का इतना आशीर्वाद जरूर है कि वास्तव में जब मैं ठान लेता हूं तो मुझे लगता है कि वो चीजें हो ही जाती हैं। और जब मेरे समाज, मेरे जिले के सारे जितने भी हमारे, देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी समाज के लोग करीब करीब यहाँ बैठे हुए हैं। बैठक संक्षिप्त समय बुलाई गई है, लेकिन फिर भी इसमें बैठने की जगह नहीं है। मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग फैसला करिए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप लोग फैसला करिए। देखिए मैं आपको फिर यह कहना चाहता हूं कि आज मेरी अगर बात करें केपी चौधरी की, तो मैं तो बाबा साहब के आशीर्वाद से पूरा, उनका आशीर्वाद मुझे तो मिला हुआ है, लेकिन क्या मेरे जैसे जो मेरा समाज है वो केपी चौधरी जैसा है? नहीं है। सवाल इस बात का है। मैं जहां रहता हूं वहां पर जी डोभाल साहब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, बाप मैंने सोचा भी नहीं था। वहां जहां मैं रहता हूं वहां डीजीपी रहते हैं, वहां पे कौन रहते हैं? गवर्नर्स रहते हैं। जहां मेरा सरकारी, जहां मेरा अपना खुद का आवास बाबा साहब ने बनवाया, और मैं जहां कनौट में बैठता हूं 4000 स्क्वायर फीट में अकेला आदमी बैठता हूं, जैसा किराया 20 लाख रुपया पर मंथ बनता है। तो मेरे लिए तो बाबा साहब ने मुझ पर बड़ा आशीर्वाद कर दिया, लेकिन मेरा समाज तो रोज आता है, रोज रोता है, रोज परेशान होता है। उनके आंसू पूछने की तो जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी है। मैं उस जिम्मेदारी को सरकार की नौकरी में रहते हुए भी लेता रहा हूं। अब सरकार की नौकरी छोड़ करके आज मैं समाज में आप सबके सामने, जो भी मेरे साथी आते हैं, चर्चा साहब जब भी कभी आप आए हैं टीम को लेकर के, हमेशा आपको हर प्रकार का सहयोग देने की कोशिश हुई है, और किसी हद तक सब लोगों को एक रिलीफ हुई है ना। और मेरा ये कहना है कि अगर मेरे जिले के लोग ये फैसला लेते हैं कि ये जो हमारे गांव का, हमारे जिले का एक आदमी है, ये आदमी बाबा साहब के मिशन को आगे ले जा सकता है, बाबा साहब की मिशन की आवाज को लोकसभा में उठा सकता है, ये बिकने वाला, डरने वाला और पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ये फैसला आप लोगों को करना है। आप लोग एक फैसला लीजिए। मैं अपने जिले के सारे जितने भर भी हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो यादव समाज है, चाहे मुस्लिम समाज है, चाहे हमारा जाटव समाज है, चाहे हमारा जाट समाज है, जो भी समाज हमारे हैं, ब्राह्मण समाज है, सभी लोग जो भी फैसला हमारे कर रहे हैं, मैं उस फैसले का अक्षर से पालन करूंगा। केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, केपी चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, केपी चौधरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए हालात इतने खराब हैं, हालात इतने खराब हैं कि उनको हम व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं। बहुत बुरा हाल है। अभी अनु चौधरी जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है, सच को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये जाट समाज ही था, एक सिख समाज ही था जो आर्थिक रूप से मजबूत था, और 1 साल तक वहां पर लंगर चलता रहा, खाना चलता रहा, और सरकार ने वहां पर क्या नहीं किया उसके बावजूद भी। लेकिन इसके साथ साथ ये जो समाज इधर दूसरा वाला बैठा है, इस समाज ने भी एक दिन 2 अप्रैल को ये बता दिया सरकार को, क्या बोला? 2 अप्रैल को बता दिया 2018 में कि भाई हमें मत छेड़ना, अगर छेड़ोगे तो हम भी बैठने वाले नहीं है। और सरकार को बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया। जरूरत 2 अप्रैल की है, समझ लीजिएगा मेरी बात। 2 अप्रैल की जरूरत है। 2 अप्रैल जब तक आप अपने जीवन में नहीं लाओगे, तब तक इस देश के अत्याचारों से समाज का छुटकारा होने वाला नहीं। भाई साहब इतना बुरा हाल है कि हाल को व्याख्या करने में भी दर्द दुख होता है। 14 साल की लड़की होती है, 12 साल की लड़की होती है, गिच की तरह उस पर नजर होती है, बचाव बेचारी का है नहीं, समाज उसके साथ खड़ा है नहीं, और उसके साथ जो होता है वो आप भी जानते और मैं भी जानता हूं। ये कड़वा सच। इसके बलट में मुजफ्फरनगर में आज से 10 साल 15 साल पहले जाट समाज की लड़की छेड़ी गई थी, खाली छेड़ी थी खाली। उसके बाद क्या बवाल हुआ देश के अंदर। आज तक वो रिलेशन मुस्लिम्स का, जाटों का द्वारा कर बन नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूं, अंदर की बात है, कहीं ना कहीं आता है ऐसा। मैं बता रहा हूं आपको बात, क्यों उनके साथ में, उस लड़की के साथ में उसका समाज खड़ा हुआ है।
और मेरी बेटियों के साथ मेरा समाज नहीं खड़ा हुआ है। समझिए इस बात को। कोई लड़की अगर कहीं चली जाती है तो हम चटकारे लेके बोलते हैं, अरे उसकी चतुर की लड़की भाग गई। अरे वो बेटी हमारी है, समाज की बेटी है, वो समाज की बदनामी है, क्यों उसमें हंस रहे हो, क्यों खुश हो रहे हो? गलत तो नहीं कह रहा मैं। दो लोगों को प्यार करने की आदत नहीं है, बुराई करने में कोई मौका हम छोड़ते नहीं है, एक दूसरे की कबर खोदने का कोई मौका हम छोड़ते नहीं। मेरा अनुरोध आप लोगों से यह है कि आप लोग डॉक्टर मेडिकल को पढ़ो और फिर पढ़ो और फिर पढ़ो और फिर पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि इसी में सदगति हम सबकी, इसी में हमारी सबकी सदगति है, इसी में हमारी सदगति। तो मेरा आज की इस बैठक में जो भी साथी आए, एक तो 1 घंटे का विलंब हुआ उसके लिए क्षमा। उसके बाद में क्योंकि अब ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ठंड से डरना भी नहीं है। देखो, अगर आज ये फैसला ले रहे हो, अगर एक फैसला ले रहे हो तो ठंड से डरने की बात नहीं है, और फिर समय नहीं देखना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आ गई है कि ये हॉल जो इतने समय तक बुक था। तो अगर हम ऐसे बुकिंग करेंगे और ऐसे हम आंदोलन चलाएंगे तो इस देश के सिस्टम से हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? हमको समय भी देना पड़ेगा, हम लोगों को क्यों भाई आहुति भी देनी पड़ेगी, हमें दिन रात काम भी करना पड़ेगा। इतना आसान मत समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ में आज ये सभा आयोजित हुई। हमारे जारचा साहब और हमारे गजेंद्र जी और उनकी पूरी जो टीम है, जिन लोगों ने भी आज इस सभा को, हमारे अनुज चौधरी साहब जिसे दूसरी बार आए, हमारे नरेश प्रधान जी, हमारे जो साथी हैं, हमारी टीम जो आई है, देखिए मीडिया, देखिए कितना बड़ा मीडिया, ये करोड़ों लोगों में आज आपकी बात जाएगी। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि इस जो आज एक निर्णय हो, वो निर्णय किसी एक आदमी का ना हो, हम सबका, और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और एक अपने समाज को और अपने जिले को एक बढ़िया मैसेज भी देंगे। और आप सबके सहयोग से जो नाम है बुलंदशहर का, इसको बुलंद बना करके एक नया इतिहास बनाएंगे। सभी को जय हिंद।